नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए एक और बेहतरीन मॉक टेस्ट। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हमारा मॉडल पेपर नंबर 4 है। इस क्लास में हम प्यारे साथियों हिंदी, जीके जीएस, रीजनिंग और गणित के क्रमागत प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और इस क्लास के माध्यम से हम यूपी पुलिस में किस तरह से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं री एग्ज़ाम में, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। ठीक है, आप लोगों से निवेदन है एक बार से, यदि आप आ गए हैं तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इम्पोर्टेंट क्लासेस आप सभी की यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए शानदार साबित होंगी। और दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन के माध्यम से क्लासेस को ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है। कहा गया है, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पेट्रोलियम के सबसे बड़े उत्पादक देश की बात कर रहे हैं, वो भी एशिया के। तो एशिया में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक प्यारे दोस्तों सऊदी अरब है। जबकि दुनिया में पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा भंडार प्यारे दोस्तों अगर पूछा जाएगा तो वेनेजुएला में हो जाएगा। इस बात को भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोला गया है निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है या राज्य है। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, भारत में सबसे पहले असम के डिगबोई में पेट्रोलियम के कुएं की खोज हुई थी, यानी कि तेल के कुएं की। डिगबोई असम का इंपॉर्टेंट है रिफाइनरी, भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों बोला है जून 2023 के अनुसार, जून 2024 यानी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। यानी कि जो अपना भारत का मानवाधिकार आयोग है, इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो हो जाएंगे जस्टिस ए.के. मिश्रा। कौन हो जाएंगे? न्यायमूर्ति ए.के. मिश्रा हो जाएंगे, यानी कि अरुण कुमार मिश्र। ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना आपके 1993 के अधिनियम से हुई थी, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 4 में, जिसमें बोला गया है अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वीपन्स टैक्सेस यानी कि स्वाट टीम की कमांडो की कुल संख्या कितनी है। यानी कि एक दिल्ली पुलिस ने स्वाट टीम का गठन किया था, जो प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो वीआईपी लोग होते हैं उनकी सुरक्षा में तैनात होंगे। तो उस स्वाट टीम में कुछ महिला कमांडो थी, और महिला कमांडो की जो संख्या है वो आपकी 36 है, और आज भी ये संख्या बरकरार है स्वाट टीम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5, जिसमें बोला है भारत में मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग के समझौते के साथ किस देश पर समझौता के हस्ताक्षर किए थे। यानी कि लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग का जो समझौता है वो किस देश के साथ हुआ था। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे म्यांमार के साथ। और हाल ही में याद रखेंगे म्यांमार के बॉर्डर पर हमने तार फेंसिंग का काम भी शुरू कर दिया है, इस बात को भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है वर्ष 2023 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2023 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 नहीं, यहाँ पर 2023 कर लेंगे। ठीक है, जून करना था आपको यार, अगस्त नहीं, यहाँ पे कर लेंगे जून 2023। ठीक है, जून 2023 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसको नवाजा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, अधीर रंजन चौधरी जी को यहाँ पे नवाजा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ और माननीय सांसद हैं जिन्हें संसद रत्न पुरस्कार दिया है, जिनमें से याद रखेंगे 17वीं लोकसभा के लिए संसद महारत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेताओं की सूची है। इनमें से एन.के. प्रेमचंद्रन है, जो कि आरएसपी केरल की पार्टी से हैं। अधीर रंजन चौधरी जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पश्चिम बंगाल से हैं। विद्युत बरण महतो झारखंड से हैं, भाजपा के हैं। और हीना विजय कुमार गावित, ये भाजपा के महाराष्ट्र से शामिल हैं। इन लोगों को क्या मिला है? संसद महारत्न पुरस्कार मिला है 17वीं लोकसभा के लिए। क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्तों 7, जिसमें बोला है जून 2023 के अनुसार भारत में प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो माधवीपुरी बुच जी के बारे में याद रखेंगे। सेबी की वर्तमान में ये अध्यक्ष हैं, और सेबी अपने शेयर बाजार को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है दांतों की वर्धित इनलैर्गेड छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा डैश का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, दंत चिकित्सक जो प्रयोग करते हैं वो अवतल दर्पण का।
देखो बाइक में पीछे देखना हो तो भी अवतल दर्पण हो जाएगा, यानी कि जो वाहन के शीशे में पीछे देखते हैं अवतल दर्पण होता है। दांतों में, आंख में, नाक में, कान में जब भी पूछ ले तो अवतल दर्पण को याद रखेंगे, ठीक है। डॉक्टर हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कहा है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर है। प्रति व्यक्ति कितने दिन प्रति लीटर खर्च कर सकता है, माफी चाहेंगे, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन में कितने लीटर पानी खर्च कर सकता है, तो याद रखेंगे 50 लीटर। ये यूएन द्वारा निर्धारित किया गया है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। अगले प्रश्न में आएंगे जिसमें बोला है मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे जो आपके मृत जीव होते हैं, खाद को मिट्टी में परिवर्तित कर देते हैं, ये आपके अपघटन करने वाले जीव होते हैं। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। 10 नंबर में बोला है भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज होता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमिक स्तर पर नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे भूमि के अंतर्गत जल जो कह रहा है कि नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है उसे एक्वीफर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वीफर कहते हैं। दोस्तों आगे पूछा गया विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। तो विषाणु यानी वायरस से होता है चेचक। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाएंगे दोस्तों। बोला गया है ग्रामीण आवास निधि को वर्ष डैश में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों को लक्षित समूहों और आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। तो प्यारे दोस्तों पूछा गया है सीधा सीधा ग्रामीण आवास निधि। यार इसको स्थापित कब किया गया था जिससे हम क्या कर सकें, आसानी से मकान बनाने के लिए धन प्राप्त कर सके। तो 2008-9 में मनमोहन सरकार के द्वारा किया गया था। दोस्तों 14 नंबर पूछा है फ्रैंक बिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया। फ्रैंक बिटल प्यारे दोस्तों जेट इंजन का आविष्कार किया था। ये रॉयल ब्रिटिश ने जो आपकी एयरफोर्स थी, रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स के ये एक सदस्य थे, इन्होंने ही जेट इंजन का आविष्कार किया था। दोस्तों आगे पूछा गया कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नाम से पुस्तक किसने लिखी है। तो ए दौलत साहब का नाम आ जाता है। इस बात को याद रखेंगे। सॉरी ए एस दौलत जी ने कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स पुस्तक लिखी है। आगे पूछा है केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति द्वारा कब सहमति प्रदान की गई। तो प्यारे दोस्तों देखो यहाँ पर लागू करने की बात नहीं कर रहा है जबकि राष्ट्रपति की सहमति की बात कर रहा है। तो राष्ट्रपति ने 12 अप्रैल 2017 को सहमति प्रदान की थी। इस बात को याद रखेंगे। जबकि लागू कब हुई थी तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुई थी। 2016 का अधिनियम था। आगे पूछा है सूचना और प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर डैश से लागू हुआ। देखो अधिनियम 8 में आया था, लागू 2009 में हुआ। मैंने कई बार बताया अधिनियम 1 साल बाद लगभग लागू हो पाते हैं, ठीक है। आगे पूछा है एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के चुना गया है जिले को, यानी कि हस्त निर्मित कागज की बात कर रहा है। तो दोस्तों मैंने एक दिन बताया भी था ओडीओपी में जालौन के हस्त निर्मित कागज को चुना गया है। टेलीग्राम पर प्यारे दोस्तों जुड़ जाएंगे, वहां पर हमने ओडीओपी के सारे जो आपके जिले हैं और कौन सा उनका उत्पाद है, कौन सा उत्पाद मिला है, उन सभी को दिया है हमने, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। आगे दोस्तों 19 नंबर में पूछा है एशियाई खेल 2018 में डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल बेहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो एक खिलाड़ी है शार्दुल बेहान जो कि डबल ट्रैप से शूटिंग से संबंधित है, मेरठ से आते हैं। इस बात को याद रखेंगे। आगे पूछा है 20 नंबर क्वेश्चन बोला है आगरा और अवध को संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को डैश से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। तो 1921 में दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ बनी थी, ठीक है। इलाहाबाद कब बनी थी तो याद रखेंगे 1858 में। आगे आएंगे कहा गया है गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। प्यारे दोस्तों देवदह राज्य के जो शासक थे उनका अब जो परिवार है वो प्यारे दोस्तों महाराजगंज में आता है। कहाँ पर आता है, महाराजगंज में आता है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। माँ की बात कर रहा है गौतम बुद्ध के। आगे बोला है वाल्मीकि के आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो डैश में स्थित है। तो ब्रह्मवर्त कहाँ पर स्थित है प्यारे दोस्तों याद रखेंगे बिठूर कानपुर देहात में स्थित है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। यहीं पर वाल्मीकि आश्रम था। 23 नंबर में बोला है 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डैश नामक पहली हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ द्वारा संपादित किया गया था। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे 1845 में जो अखबार निकाला गया था वो गोविंद रघुनाथ जी ने क्या किया था,
संपादित किया था? इस बात को भी आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बोला है जौनपुर के सरकी सुल्तान हुसैन शाह सरकी एक महान संगीतकार थे, उन्होंने डैश के तर्ज पर एक बड़ा ख्याल प्रस्तुत किया था। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, ठुमरी के तर्ज पर जो आपके हुसैन शाह सरकी थे, ये जौनपुर के सम्राट थे, शासक थे, इन्होंने ठुमरी के तर्ज पर एक ख्याल की क्या की थी, विकसित किया था कह सकते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला है भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद के उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में स्थित है, जहां पर अर्जुन ने मछली की आंख में निशाना लगाया था। कह रहा है उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे लाइन शुरू की। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे डलहौजी का नाम आ जाता है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। ऑकलैंड कौन था आप बता सकते हैं। ठीक है, जबकि प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉप को। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। डलहौजी ने रेल लाइन शुरू करी थी। कह रहा है कि सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? तो प्यारे दोस्तों सबसे कम प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार आपका शामिल है, इस बात को याद रखेंगे, अभी भी ये बरकरार है। आगे बोला गया है प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो अरविंद पारिक जी क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे, अरविंद पारिक सितार। आगे बोला है जून 2018 को समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन अनुमानित मात्रा क्या थी? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे 284.83 मिलियन टन की ये आपकी अनुमानित मात्रा थी जून 2018 के अनुसार। अगले प्रश्न में आएंगे दोस्तों, बोला गया है S&PBSC इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित उस बास्केट में डैश स्टॉक हो जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर 30 स्टॉक होते हैं। देखो मेरी बात समझो, वो सीधी सेंसेक्स के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? सेंसेक्स। सेंसेक्स प्यारे दोस्तों याद रखेंगे एक अपना इंडेक्स आता है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज निकालता है। कौन निकालता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, BSE निकालता है। ये एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट है। और दोस्तों ये सेंसेक्स जो निकालता है इसमें कितनी कंपनियों का डेटा लिया जाता है उसने ये पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखेंगे 30 कंपनियों का डेटा लिया जाता है। अभी चर्चा में भी रहा है क्योंकि यहाँ पर विप्रो को रिप्लेस करके अडानी पोर्ट ने इसमें हिस्सा लिया है। ये करंट अफेयर में चर्चा में था। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 डैश से संबंधित है। तो अनुच्छेद 20 दोस्तों दो सिद्धि के संदर्भ में जो संरक्षण है वो प्रदान करता है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। आगे बोला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को डैश से 14 वर्ष के सभी बच्चों की मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना उद्देश्य है। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे 6 से 14 वर्ष के, 6 से 14 वर्ष सीधा याद रखेंगे। 1 से 8 तक के जितने भी बच्चे हैं प्यारे दोस्तों इनको मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी, ये राज्य का नियम है। आगे बोला है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। गलत कथन पूछा है। कहा गया है राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को स्थगित कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, ये भी कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, भाई ये राष्ट्रपति करता है, ये प्रेसिडेंट करता है, ये नहीं कर सकता। ठीक है, आगे बोला है राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। हाँ, विधानसभा भंग कर सकता है लेकिन विधान परिषद नहीं। ठीक है, विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता है, विधान परिषद को केवल राष्ट्रपति भंग कर सकता है। आगे आ जाइए। आगे बोला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 22 की बात करेंगे तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, जबकि धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव कौन सा अनुच्छेद रोकता है? तो याद रखेंगे 15 और 16। ठीक है, 16 में नौकरी से संबंधित है जबकि 15 में छुआछूत से संबंधित कह सकते हैं। छुआछूत लेकिन हालांकि आपकी 17 में है। ठीक है, ये 17 में है लेकिन भेदभाव 15 पर नहीं कर सकते, नौकरी में भेदभाव 16 से नहीं कर सकते। आगे आ जाइए। सॉरी, आगे बोला है 1975 में आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो प्यारे दोस्तों एक बार अभी पूछ चुका है प्रधानमंत्री, जबकि राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। लेबनान की राजधानी क्या है? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे लेबनान की राजधानी हो जाएगी बेरूत। क्या हो जाएगी? बेरूत हो जाएगी, याद रखेंगे। आगे बोला है कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? कजाकिस्तान की मुद्रा के बारे में पूछा है। तो अभी एक गाना आपने सुना होगा, बहुत फेमस हुआ था, वो एक काला सा लड़का था, तेंगे तेंगे तेंगे। ठीक है, तो तेंगे मुद्रा कहाँ की है? कजाकिस्तान की है, इस बात को याद रखेंगे। अभी आपको समझ में आएगा वो क्यों कह रहा था। ठीक है, वो कजाकिस्तान की मुद्रा मांग रहा था, तेंगे तेंगे। आगे आ जाओ। कहा गया है दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला है?
तो ब्राज़ील आपका सबसे अधिक आबादी वाला है, लगभग इसकी जो आबादी है वो 25 करोड़ के आसपास है। आगे आ जाइए, बोला है अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। प्यारे दोस्तों हिंदी आ चुकी है, आप लोग जल्दी से पानी वगैरह पी लीजिए और आ जाइए। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करना है। तो अंग का अनेकार्थी क्या होता है? अंग का देखो, अंग तो होता नहीं, अंग मतलब शरीर होता है, तो पहला तो गलत हो गया। अब दूसरे में दे रखा है गोद संख्या अध्याय, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अंक का टुकड़ा भी नहीं होता है, भाग भी नहीं होता है, अंक का संख्या हो सकता है, अध्याय नहीं हो सकता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो सॉरी, अध्याय तो बनेगा लेकिन समय नहीं बनेगा, यहाँ पर अवस्था नहीं बनेगा, तो ये तो गलत हो गई, ऑप्शन बी सही है। आगे आ जाओ, 40 नंबर में बोला गया है अपराध बोध से होने वाली गिलानी, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अपराध बोध से होने वाली, यानी कोई अपराध कर दिया उसके बाद आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तो प्यारे दोस्तों ये कहलाती है आत्मग्लानि। क्या कहलाती है? आत्मग्लानि। कह रहा है चिर और चीर के सही विकल्प क्या है? चिर मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे, चिर मतलब पुराना और चीर मतलब वस्त्र होता है, इस बात को याद रखेंगे। आपने कृष्ण की लीला सुनी होगी चीर हरण वाली, ठीक है, तो उसमें चिर तो पुराना हो जाता है लेकिन चीर उन्होंने हरण किया था, इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला सम उपसर्ग से बना शब्द कौन है? तो संयोग हो जाएगा, समधन योग होता है संयोग, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। आगे आ जाओ, कहा गया है रंगीला शब्द किस प्रत्यय से बना है? तो रंगीला में आया है ईला। ठीक है, रंग प्लस ईला बराबर रंगीला हो जाएगा, और ये आपका प्रत्यय जुड़ा है। प्रत्यय मतलब बाद में जुड़ने वाले। सूर्योदय में कौन सी संधि है? प्यारे दोस्तों सूर्योदय में संधि पूछी है तो यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी, क्योंकि हमने एक ट्रिक बताई थी, एक चिरैया गुण संधि और दो चिरैया भी गुण, एक चिरैया एक डंडा गुण संधि। ठीक है, एक चिरैया हो जाए चाहे एक चिरैया एक डंडा हो जाए, तो यहाँ पे गुण संधि होती है। तो सूर्योदय में प्यारे दोस्तों कहाँ पे आया है? गौर से देखो, सूर्योदय तो एक चिरैया आया है, ये एक चिरैया आया है, एक डंडा भी है, यानी ओ की मात्रा। तो ओ की मात्रा में क्या आती है? गुण संधि आती है। अगले प्रश्न में आ जाओ। आगे बोला है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य उसका शिमला जाना है, गलत हो जाएगा। उसने शिमला जाना है, गलत हो जाएगा। उससे शिमला जाना नहीं होगा, उसे शिमला जाना है, ये बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। सज्जन शब्द में समास कौन सा है? प्यारे दोस्तों सज्जन शब्द में है कर्मधारय समास। क्यों? क्योंकि प्यारे दोस्तों सज्जन का बनता है सत प्लस में जन। ठीक है, क्या बनता है? सत प्लस में जन, तो सत है जो जन अर्थात कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे आ जाओ, वाच्य के कितने भेद होते हैं? प्यारे दोस्तों बात करी जाए वाच्य की तो 3 भेद होते हैं, इस बात को याद रखेंगे, कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला है वह दिन भर पढ़ता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताएं। तो दिन भर में कौन सा अव्यय है? प्यारे दोस्तों निपात है। क्या है? दिन भर में निपात है, जब भी भर आदि आ जाए तो निपात होता है। आगे बोला है ये जो चिन्ह दे रखा है कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? यानी कि एक चिन्ह पूछा है, ये वाला कौन सा होता है? विस्मयादि बोधक होता है भैया, विस्मयादि बोधक होता है, इस बात को याद रखेंगे। प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क, अल्प विराम कुछ इस तरीके से हो जाता है। आगे देखो पूर्ण विराम पूरा एक सीधा डंडा हो जाता है, जबकि विस्मयादि बोधक आपका सामने दे रखा है। आगे आ जाओ, बोला बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो प्यारे दोस्तों बाल की खाल निकालना बहुत मीन मेक करना। क्या करना? बहुत मीन मेक करना, ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे आइए, बोला 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, लोगोत्ती का अर्थ क्या है? तो दोस्तों याद रखेंगे थोड़े समय का सुख कहलाता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए। साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? साहित्य में रस की बात आ जाएगी तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति को क्या कहते हैं? साहित्य का रस कहते हैं। जबकि रस के बारे में आपने ही पढ़ा होगा, किसी काव्य या पाठ को पढ़ करके जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। जबकि साहित्य में रस प्यारे दोस्तों साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला है दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? दोहा छंद में प्यारे दोस्तों कितने चरण होंगे? तो यहाँ भी 4 चरण हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो पहले और तीसरे में 13-13, जबकि दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसी का उल्टा हो जाता है सोरठा। क्या हो जाता है? इसी का उल्टा सोरठा हो जाता है, यहाँ पर 11 और 13। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। आगे बोला गया है भाषा शब्द में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। तो कौन करता है भैया? भाषा शब्द में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य जो उत्पन्न करता है वो होते हैं अलंकार। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला है या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन है? तो प्यारे दोस्तों ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। अयोग वा पूछेगा तो अंग और आहा क्या है प्यारे दोस्तों? अयोग वा है। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन चाछा जाझा ना हो जाएंगे। ठीक है, ऊष्म व्यंजन कौन से हो जाएंगे? जिनमें ऊष्मा निकलती है सा 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 हा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कृपा ही ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है स्त्रीलिंग। मित्र, कार्य और त्योहार ये तो होते हैं, जबकि कृपा की जाती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे।
आगे आप बोला है वचन का बोध कराता है। वचन का बोध कौन कराता है? प्राणी या वस्तु के अनेक या एक होने का बोध कराता है। जो वचन होता है पहले दोस्तों, ये किसका बोध कराता है? तो भाई वचन का मतलब एक वचन और बहुवचन, हिंदी में 2 वचन होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक वचन और बहुवचन ये किसका बोध कराते हैं? या तो व्यक्ति एक है, जैसे मैंने कहा कि आदमी एक है, सॉरी आदमी तो यार कुल सारे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं जैसे सुमित, मैंने कहा सुमित, तो सुमित तो एक है, लेकिन यहाँ पर कुछ लड़के झुंड में खड़े हो गए तो मैंने कहा लड़के, तो लड़के क्या हो जाएंगे? बहुवचन हो जाएंगे, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो वचन किसका बोध कराता है? एक या अनेक होने का। तो देखो यहाँ पे परिभाषा भी दी गई, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप में संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन प्राणी या वस्तु के एक या एक अनेक होने का बोध कराता है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला गया है उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में क्या कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली, तो उसने मतलब कौन सा हो जाएगा? कर्ता ने। कर्ता ने टेढ़ी चाल चली है ना, तो यहाँ पर कर्ता कारक हो जाएगा। आगे आ जाओ। आगे बोला है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? सर्वनाम 12 होते हैं और इसमें देखो ये मैं आया है। जब संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो मैं आया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। आगे आ जाओ। बोला है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, ठीक है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। देखो यहाँ पर लिखा गया है सामान्यतः कर्म की दृष्टि से क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो उस क्रिया के कार्य, क्या कह रहा है? जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जबकि जिस क्रिया में कार्य का फल कर्ता पर ना पड़ता हो उसमें क्या कहते हैं? उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो यहाँ पर कर्ता पर फल पड़ रहा है, कर्ता पर क्या कह रहा है? कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है तो अकर्मक क्रिया, अगर ना पड़े तो सकर्मक क्रिया। आगे आ जाओ। कह रहा है व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? तो व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? काल मतलब समय की बात कर रहा है, ठीक है प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे काल का मतलब समय। आगे बोला यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? ताले की चाबी, यार देखो यहाँ पर ताले की चाबी के लिए रेखांकित शब्द तो दिया नहीं है, ठीक है। तो देखो ताले की चाबी का मतलब है ताले के लिए चाबी, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, ताले के लिए चाबी। ताले के लिए चाबी, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, तो संप्रदान के लिए आया है तो संप्रदान आ जाएगा प्यारे दोस्तों, क्या आ जाएगा? संप्रदान हो जाएगा। अपादान में से आता है वो अलग के लिए करता है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग पूछा है भैया। पुल्लिंग में भवदिया, डिबिया, साध्वी ये तो महिलाएं हैं, जबकि प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। आगे बोला है किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव दे रखे हैं? सभी शब्द तद्भव दे रखे हैं, अर्थात वे शब्द जो आपके मूल रूप से संस्कृत में परिवर्तित होकर के कुछ शब्द आगे आ चुके हैं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में सारे के सारे शब्द दिए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में सारे के सारे शब्द दिए गए हैं, इस बात को याद रखेंगे। देखो यहाँ पर देखो विकल्प नंबर ए के सभी शब्द तद्भव हैं, इसके तत्सम क्रमशः अग्नि, जीवा और ग्रह है। विकल्प नंबर बी में पत्र तत्सम है, फूल और हाथी तद्भव है। विकल्प सी में बरखा और रात तद्भव है, जबकि सत्य तत्सम है। आगे डी में सभी शब्द तत्सम है, ठीक है। इसको एक बार फिर से देख लो, यहाँ पर जो डी नंबर है इसमें सारे के सारे तत्सम है, इसमें बरखा और रात को छोड़ करके ये क्या है प्यारे दोस्तों? सत्य आपका जो है ये तत्सम है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, जिसमें बोला गया दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है? भैया दूध का पर्याय नहीं है मतलब अमी। अमी मतलब किसका होता है? अमृत का होता है, जबकि दुग्ध, गोरस और पेय ये दूध के होते हैं। आगे बोला है सापेक्ष का सही विलोम क्या होगा? सापेक्ष का प्यारे दोस्तों होता है निरपेक्ष, ठीक है। पक्ष का प्रतिपक्ष होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, ठीक है। इस बात को भी याद रखेंगे। आगे बोला निम्नलिखित में से रीति काल के कवि कौन है? भाई रीति काल के कवि ब्रंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ब्रंद। इसके अलावा बिहारी के बारे में भी याद रखेंगे, बिहारी भी रीति काल के कवि है। बिहारी के फेमस दोहे हैं 719 बिहारी सतसई, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। जबकि अन्य सभी क्या हैं? आपके भक्ति काल के हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए रीति काल में ब्रंद आ जाएंगे, जबकि शेष भक्ति काल के कवि हैं। बीजक सूरदास के है, बीजक के 3 प्रकार हैं, साखी, शबद, रमेनी। सूरसागर साहित्य लहरी ये कबीरदास की है, बीजक कबीरदास की है, साखी, शबद, रमेनी। जबकि सूरसागर साहित्य लहरी सूरदास जी की है। रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली तुलसीदास जी की रचना है। आगे आ जाएंगे कामायनी के रचनाकार कौन है? भाई कामायनी ये प्रसाद जी ने लिखी है, यानी कि जयशंकर प्रसाद की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, पुरस्कार, आंधी, आकाशदीप, चंद्रगुप्त और इसके अलावा अजात शत्रु, स्कंदगुप्त आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। ये भी आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। आगे बोला है विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है?
तो विशेषण जो होते हैं प्यारे दोस्तों किसकी विशेषता बताते हैं, जल्दी से बताओ। संज्ञा की विशेषता बताते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे अब आ चुकी है प्यारे दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग, और आप एक बार फिर से पानी पी लीजिए, जल्दी से आ जाइए, रीजनिंग को सॉल्व करते हैं। चलिए बताइए प्यारे दोस्तों, प्रश्न नंबर 70 का उत्तर क्या होगा, जिसमें बोला है अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो अतुल को प्यारे दोस्तों मैं उत्तर की ओर चला रहा हूँ 5 किलोमीटर। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला गया है आप लोगों से, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से बाईं ओर मुड़ रहा है और इसके बाद इसने 3 किलोमीटर की दूरी की तय, और उसके बाद अब कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है। तो 1 मिनट इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं। अतुल नाम का बंदा यहाँ से चलता है उत्तर की ओर कितना प्यारे दोस्तों 5 किलोमीटर, उसके बाद मुड़ता है बाईं ओर मुड़कर कह रहा है कि 3 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो दाईं ओर मुड़ा दिया, दाईं ओर मुड़ेगा, पश्चिम में मुख है, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आगे बोला है और 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर 3 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब बोला है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, भैया यहाँ पर इसका प्रारंभिक बिंदु है, कहाँ पे है, गौर से देखो, ये रहा प्रारंभिक बिंदु और यहाँ से ये दिशा पूछी है। तो भाई अगर यहीं से प्लस बना दें तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब है उत्तर पश्चिम। ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। आगे आ जाओ, 71 नंबर में बोला है कथन और 2 तर्क दिए गए हैं। क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जल्दी से बताओ। कथन में बोला है क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, तो तर्क नंबर 1 कह रहे हैं हाँ, इससे भारत में दाल की कीमतों में कमी आएगी। बिल्कुल सही बात है। देखो, जब भारत के बाहर दालें बेचेंगे नहीं, भारत में स्टॉक बढ़ेगा, तो स्टॉक बढ़ाने के लिए व्यापारी दाल को सड़ाएंगे थोड़ी ना, तो उसको कम कीमतों में बेचेंगे। अगर भारत सरकार निर्यात पर प्रतिबंध लगा देती है तो भारत में दाल की कीमतों में क्या आएगी, कमी आएगी। इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला है इस निर्णय से निर्यात उद्योग में नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। भाई नौकरियां समाप्त कैसे हो जाएंगी, जैसे भारत लोग भेज रहे थे वैसे ही देश में भेजने लगेंगे, तो नौकरियां समाप्त नहीं होंगी। ऑप्शन नंबर 1 केवल सही है। यहाँ पर कह सकते हैं केवल एक तर्क मजबूत है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। एक और तर्क और कथन का क्वेश्चन है। आगे बोलिए क्या अंतर जातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बताओ। क्या अंतर जातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, तो कह रहा है हाँ, यह जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा। बिल्कुल सही बात है भाई। जब अंतर जातीय विवाह होने लगेंगे, जैसे कह सकते हैं उच्च कुल का व्यक्ति नीचे कुल में कर लेता है, जैसे आप कह सकते हैं जैसे मैंने कहा, मैं किसी पर्टिकुलरली अगर कास्ट का नाम ले देता हूं, जैसे ठाकुर बनिया से कर ले, बनिया पंडित से कर ले, इस तरह की जो शादियां हो जाएं, तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। पहला वाला तर्क बिल्कुल सही है। अब कह रहा है नहीं, यह हमारी भारतीय परिवार प्रणाली को नष्ट कर देगा। भाई परिवार प्रणाली, जैसे आप अंतरजातीय विवाह करेंगे तो परिवार तो फिर भी बनेगा, परिवार प्रणाली कैसे विकसित होगी, ठीक है, कैसे नष्ट होगी, ये तो गलत हो जाएगा। आगे बोला है देखो, केवल तर्क एक मजबूत है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है। ठीक है, देखो मेरी बात को समझो, अगर आप अंतरजातीय विवाह करेंगे तो फिर भी बच्चे पैदा करेंगे, तो परिवार प्रणाली कैसे नष्ट होगी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, इसलिए दूसरा गलत है। आगे बोला खेती का मानसून से वही संबंध है जो बाजार का डैश से है। तो भाई खेती जो होती है मानसून के आधार पर की जाती है, जबकि बाजार आपके मांग के आधार पर लगाए जाते हैं। ठीक है, बाजार जो होते हैं वो मांग के आधार पर आते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला नीचे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। भाई गौर से देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ई और वी, यहाँ पर दिया है ई और वी, इसका जो संबंध है किससे है, 27 से है, और हमें बताना है जे और क्यू का। किसका, जे और क्यू का, किससे हो जाएगा। देखो मेरी बात को समझो, ई 5 पर होता है, वी 22 पर होता है, दोनों को जोड़ दोगे प्यारे दोस्तों, इनका योग 27 हो जाएगा। उसी प्रकार जे 10 पर होता है, क्यू 17 पर होता है, तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो इनका भी योग 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27, और 27 हमें दिया गया है विकल्प नंबर सी में, यही हमारा सही उत्तर है। यह हम कह सकते हैं ये अपोजिट दे रखे हैं, और अपोजिट जब भी आते हैं इनका योग क्या होता है, 27 होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ साथियों, कह रहा है नीचे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। आगे यहाँ पे देखो दे रखा है आपको बी, सी और ई, इसका जो कोड दिया है वो हम लोगों को दिया है 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 10, और हमें कोड बताना है के, एम और क्यू का। तो गौर से समझो प्यारे दोस्तों, बी हमारा 2 पर होता है, सी 3 पर होता है, ई 5 पर होता है। देखो 2 का दुगुना 4 लिखा है, 3 का दुगुना 6 लिखा है, 5 का दुगुना 10 लिखा है। उसी प्रकार के 11 पर होता है, एम 13 पर होता है, और क्यू 17 पर होता है। तो इन सभी का दुगुना करके लिखना है, दुगुना करके लिखना है। के का दुगुना क्या होगा, के 11 पर 11 दूनी 22 हो जाएगा। ठीक है, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा। तो इस तरह से जो कोडिंग आएगी वो हमें कोडिंग दी गई है ऑप्शन नंबर 1 में।
कहाँ पे 22, 26, 34 ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्तों 76 दिया है, जिसमें हमसे पूछा गया है निम्न संख्या में श्रृंखला के आगे क्या आएगा। श्रृंखला में आगे तो देखो यहाँ पे पहले तो 12 दिया है, फिर प्यारे दोस्तों 23 दिया है, आगे 34 दिया है, और आगे देखोगे तो 45 दिया है। 45 के बाद देखोगे तो क्वेश्चन मार्क है। तो भाई यहाँ पे अंतर देखते हैं सीधा सीधा। अगर आप लोग यहाँ पे अंतर देखने जाओगे तो 12 दूनी 24 यानी कि 11 जुड़ा है, ठीक है। 23 और 11 34 होता है, ठीक है। यहाँ भी 11 जुड़ा है, और आगे देखोगे तो प्यारे दोस्तों यहाँ भी हम लोगों का 11 जुड़ा है, ठीक है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आगे भी 11 जोड़ देंगे प्यारे दोस्तों। यहाँ से जब हम लोग 11 जोड़ेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 56, और 56 हमें दिया गया है विकल्प नंबर सी में। तो 56 आप लोग याद रखेंगे, विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर दिया गया है हमें 77, जिसमें बोला है निम्न संख्या श्रृंखला में आगे क्या आएगा। तो भाई गौर से देखो, पहले तो आपका 151 है, इसके आगे दिया है 7, और आगे देखोगे तो 181 है, ठीक है। इसके आगे दिया है 10, और देखोगे आगे प्यारे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 211 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 211, और इसके आगे दिया है 4। अब हमें बताना है 241 के बाद में जो क्वेश्चन मार्क दिया है इसके स्थान पर क्या आएगा। तो गौर से देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो पहली संख्या है इनके अंकों का योग अगली संख्या है, और जो तीसरी संख्या है उनके अंकों का योग अगली संख्या है, और जो पांचवी संख्या है उनके अंकों का योग अगली संख्या है। तो ये सातवीं संख्या के अंकों का योग जो करेंगे वही अगली संख्या आएगी। जैसे 4 2 6 1 7, तो प्रश्न का जो उत्तर होगा वो विकल्प नंबर सी हो जाएगा, और विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर याद रखेंगे। आगे आ जाइए, आगे बोला है निम्न वेन आरेख में उन व्यापारियों के बारे में जानकारी दिखाता है जो व्यापार नीचे करते हैं। कितने व्यापारी हैं केवल गेहूं और चने का व्यापार करते हैं। ऐसे प्यारे दोस्तों कितने व्यापारी हैं जो ओनली किसका व्यापार करते हैं, गेहूं का करते हैं, और उसके साथ साथ में चने का करते हैं। तो बताओ, केवल पूछा है, इस बात को याद रखेंगे, केवल गेहूं और चने का। तो केवल गेहूं और चने दोनों में आने वाली संख्या क्या है, 2 है। तो आप कह सकते हो सर यहाँ पे 2 व्यापारी ऐसे हैं जो केवल गेहूं और चने का व्यापार करते हैं। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाइए। आगे बोला है उस आकृति का चयन करें जो शेष से अलग है। तो भाई शेष से अलग कौन सी आकृति है, गौर से देखो प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में चारों के चारों ऑप्शन क्या है, डार्क दिए हैं, जबकि ऑप्शन नंबर बी में 2 ऑप्शन डार्क हैं और 2 ऑप्शन ब्लैंक हैं। ऑप्शन नंबर सी में 2 ऑप्शन फिर से डार्क हैं और 2 ऑप्शन फिर से ब्लैंक हैं यहाँ पे। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी को देखिए, यहाँ भी 2 ऑप्शन डार्क हैं और 2 ऑप्शन ब्लैंक हैं। तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है ये विषम है। क्यों विषम है, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन कैसे हैं, डार्क हैं। तो प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। बोला है उस शब्द का चयन करें जो शेष 3 से भिन्न है। तो देखिए कौन सा है, चमगादड़, मुर्गी, बतख और शुतुरमुर्ग। तो प्यारे दोस्तों अगर इन सभी की बात करते हैं, ये आपका फ्लाइंग फॉक्स होता है, यानी कि रात को चलता है, जबकि अन्य सभी दिन में अपने भोजन के लिए निकलते हैं। तो चमगादड़ यहाँ पर विषम हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं। एक दूसरे प्रकार से भी देख सकते हैं, ये तीनों के तीनों क्या है, शाकाहारी हैं, जबकि चमगादड़ मांसाहारी होता है। अगले प्रश्न में आ जाओ। आगे बोला गया है उस आकृति का चयन करें जो शेष से भिन्न है। तो भाई देखो, इसको अगर देखते हैं, ये आपकी कैसी कटी है, ये यहाँ पर क्षैतिज कटी है। इसके अलावा बी को देखते हैं, ये भी क्षैतिज कटी है। अगर सी को देखते हैं, ये भी क्षैतिज कटी है। जबकि डी नंबर में कैसी ऊर्ध्वाधर काटी गई है, यानी कि सीधी काटी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 का सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाते हैं 82 नंबर में। बोला है उस बैंक के नाम का चयन करें जो 3 अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो भारतीय स्टेट बैंक की बात कर रहा है, SBI के बारे में, ठीक है। आगे बोल रहा है कैनरा बैंक, कैनरा बैंक कहाँ पर है, या फिर पंजाब नेशनल बैंक। इसके अलावा बात हो रही है फेडरल बैंक की। तो प्यारे दोस्तों इसका विषम जो उत्तर होगा वो फेडरल बैंक होगा। क्यों होगा प्यारे दोस्तों, ये जो बैंक है ये USA की बैंक है। कहाँ की, USA की। जबकि अन्य तीनों में कहाँ की दी गई है, अपने प्यारे भारत की दी गई है, यानी इंडिया की है। अन्य 3 बैंक के ऑप्शन नंबर A, B, C इंडिया के हैं, जबकि डी नंबर कहाँ की है, USA की है। आगे आ जाइए। 83 नंबर में बोला है उस आकृति का चयन करें जो शेष विकल्पों से भिन्न है। ऑप्शन नंबर ए, 1/4 भाग क्या है, डार्क है। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ भी 1/4 भाग डार्क है। सी में भी 1/4 भाग डार्क है। जबकि यहाँ पर तो प्यारे दोस्तों 2/4 यानी कि आधा भाग डार्क है। देखो यहाँ पे 2/4 भाग डार्क है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका विषम उत्तर है। इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाइए। आगे बोला है निम्न वर्गों में
निम्न आकृति में वर्गों की संख्या क्या होगी। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो जब भी आपके सामने ऐसी आकृति आती है, ऐसी आकृति, तो कितने वर्ग बताओगे। आप कहोगे सर मजाक वाली बात नहीं, केवल और केवल एक वर्ग है। इसके अलावा मैं कहूँ आपसे कि भाई यहाँ पे कुछ हम कट लगा देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग, इसमें कुछ कट लगा देते हैं और इस तरह के कुछ कट लगाएंगे। अब बताओ प्यारे साथियों अब कितने वर्ग हैं। तो आप सीधा गिनना प्रारंभ कर दोगे। क्या करोगे, आप सीधे गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने हैं सर, 9 हैं। क्या 9 ही वर्ग स्थित हैं। हम कहेंगे बिल्कुल नहीं भाई। क्यों नहीं, क्योंकि आप गड़बड़ कर रहे हो। इसके लिए भाई एक ट्रिक आती है प्यारे दोस्तों, एक ट्रिक आती है। इसकी ट्रिक क्या है, आप यहाँ से नंबर तो दो, 1 2 और 3। उसी प्रकार अगर आपने क्षैतिज नंबर दी है तो ऊर्ध्वाधर यही नंबर देंगे, 1 2 और 3। तो अब आपको क्या करना है, जब वर्ग ज्ञात करने हैं तो लास्ट का लास्ट से गुणा करवा दो। लास्ट का लास्ट से गुणा मतलब 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर दूसरे का दूसरे से गुणा, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट का लास्ट से बीच का बीच के, एक बचा है, एक का एक बार और गुणा करवा दो। ठीक है, एक का एकम 1, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 3 त्रिका 6 कर दिया मैंने। देखो भाई क्या ही गुंडा बनूंगा मैं। 3 त्रिका 9 होता है यार। ठीक है, यहाँ पर 9 4 13 1 14। तो टोटल अगर वर्ग पूछे जाएंगे ऐसी आकृति में तो कितने बताओगे प्यारे साथियों, 14 बताओगे। ठीक है, कितने हैं, 14। लेकिन क्या ऐसी आकृति हमें कहीं प्रश्न में दी गई है, तो मैं कहूँगा हाँ भाई दी गई है। अगर आप गौर से देखें ये वही आकृति है जो आपको यहाँ पे दी गई है। आगे देखो, ये आपकी क्षैतिज काटी गई हैं और 2 ऊर्ध्वाधर भी काटी गई हैं। अगर हम बीच की आकृतियों को भूल जाएं, अगर कुछ देर के लिए हम इन छोटी छोटी आकृतियों को, छोटे छोटे बॉक्सों को अगर भूल जाएं, तो वही आकृति प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमें दी गई है। तो ये छोटे छोटे बॉक्स कितने हैं सर, 4 हैं। तो 14 और प्लस 4 छोटे बॉक्स ये हो गए। इसके अलावा 2 बॉक्स बाहर की ओर से लगे हुए हैं। ठीक है, बताओ 2 ये लगे हुए हैं, तो मैं कहूँगा भाई 2 और प्लस कर लो। 14 के बाद में 4 करना था और इसके बाद में प्लस में 2। इसके अलावा मैं कहूँगा भाई 2 अभी और हैं। अब आप बोलोगे 2 कहाँ पर हैं, तो गौर से देखो ये छोटू से, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा ग्रीन कलर से। तो भाई अब सभी जोड़ दो, 14 4 18 4 22। तो ऐसी आकृति में जो वर्गों की संख्या आएगी वो प्यारे दोस्तों 22 आएगी। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। अगले प्रश्न में आ जाओ। आगे बोला है क्या बोला है, आकृति एक्स में दिखाए गए अनुसार निम्न शीट से एक बॉक्स बनाया जाता है, जिस ओर एल लिखा है उसका विपरीत यानी अपोजिट दिशा में कौन सा अक्षर होगा। तो भाई देखो ये एक खुला हुआ पासा है। खुला हुआ पासा का एक नियम होता है कि प्रत्येक तीसरा जो फेज होगा, प्रत्येक तीसरा फेज क्या होता है, विपरीत होता है भैया। क्या होता है, प्रत्येक तीसरा फेज विपरीत होता है, यानी सतह विपरीत होती है। तो मैं कह रहा हूं जो के है दूसरा छोड़ के तीसरा, के का विपरीत क्या हो गया भैया, एम हो गया। और यहाँ पे मैंने कहा एन को छोड़ करके दूसरा तीसरा क्या हो जाएगा, पी। तो एन का विपरीत पी हो गया। अब भाई एक ही ऑप्शन बच रहा है, इसमें बना लो जेड लाइन। इसमें आप लोग क्या कर लो, जेड लाइन बना लो। तो मैंने ये जेड लाइन बना दी, तो एल का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया, ओ हो जाएगा। एल का अपोजिट ओ हो जाएगा। तो हमें दिया है विकल्प नंबर ए में, और वही पूछा है एल के विपरीत दिशा में क्या है, तो आप कहोगे सर ओ है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। आगे बोला गया है जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की उनमें सुनील शीर्ष से 7वें स्थान पर है और नीचे से 16वें स्थान पर है। प्यारे दोस्तों गौर से समझिए, यहाँ पर एक परीक्षा में कुछ बच्चे बैठे हैं जिन्होंने परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया। उनमें जो सुनील नाम का लड़का है वो शीर्ष से कितने पर है, याद रखेंगे शीर्ष से। प्यारे दोस्तों सुनील नाम का लड़का शीर्ष से कितने पर है, तो बोलोगे सर शीर्ष से 7वें स्थान पर है। तो ये एस फॉर सुनील शीर्ष से 7वें पर है। जबकि यही सुनील नीचे से कितने पर है, तो नीचे पर प्यारे दोस्तों ये 16 से है। कितने पर है, नीचे पर 16वां है, ऊपर से 7वां है, नीचे से 16वां है। तो क्या आप टोटल नहीं निकाल सकते हो, कैसे, लेफ्ट के बाद राइट और इन दोनों का माइनस में 1 और बराबर में टोटल, ऐसे ही तो निकलता है। तो लेफ्ट से कंडीशन इसकी 7 दी है, राइट से कंडीशन 16 दी है, और इसमें क्या है टोटल -1 करके टोटल निकाल देंगे। तो 16 7 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 में एक घटेगा, कितना बचेगा 22। तो टोटल जो व्यक्ति आएंगे वो कितने आएंगे, इसमें 23। लेकिन प्यारे दोस्तों अभी माफी चाहेंगे 22। ठीक है, यहाँ पे 22 आएंगे। 16 7 23, एक घटेगा तो 22। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। उसने आगे बोला है 4 लड़कों ने प्रतियोगी परीक्षा में भाग नहीं लिया और 2 इसमें असफल रहे। मतलब 4 ने तो पेपर ही नहीं दिया और 2 असफल रहे। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी थे भाई, 22 तो पास हो गए, 2 ने फेल कर लिया, 4 ने पेपर नहीं दिया। तो 22 4 26 2 28।
तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर कुल कितने लोगों की कक्षा थी? 28 लोगों की कक्षा थी, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। आगे आ चुकी है भैया मैथ। अब मैथ आ चुकी है, अब डरना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। जल्दी से पानी वानी पी लो, ठीक है, जल्दी से आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 87 बोला गया 1200 रुपए को 2 साल के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिया जाता है, अर्जित ब्याज कितना होगा? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। देखो इसके लिए ब्याज का या तो आप बेसिक फॉर्मूला लगाओ जो कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ते थे, लेकिन हम लोग कर रहे हैं कंपटीशन की तैयारी, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? रेशियो मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया? रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में सबसे पहले आपको फ्रैक्शन पता होनी चाहिए 10% की। 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो प्यारे दोस्तों होती है 1/4, माफी चाहेंगे 1/10 होती है। कितनी होती है? 1/10, ठीक है। 10% 1/10 कैसे? मैंने कहा 10% है, परसेंटेज हटी तो नीचे 100 हटी, बस आराम से काट दो, 10 एकम 10, 10 दशम 100, 1/10 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये आता है। अब प्यारे दोस्तों हम यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे किसका? प्रिंसिपल का और उसके बाद अमाउंट का, ठीक है। प्रिंसिपल और अमाउंट यानी कि मूलधन का और जो आपका मिश्र धन है इसका निकाल लेंगे। तो अगर मेरा पहले वर्ष, अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट ईयर की, तो पहले वर्ष अगर मेरा मूलधन हमेशा नीचे वाला होता है, ऊपर वाला ब्याज होता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और मूलधन और ब्याज को मिलाकर के क्या बनता है? अमाउंट बनता है, यानी कि मिश्र धन बनता है। तो अब कह रहे हैं पहले साल अगर मेरे पास 10 रुपए थे, 1 रुपये ब्याज मिला, तो कुल कितने रुपए हो गए? 11। और दूसरे साल भी वही कंडीशन लगी, 10 रुपये थे, अगले साल दोस्तों यहाँ पर जुड़ करके एक ब्याज मिला तो 11 हो गए। अब दोस्तों आपको बताना है इस पर, तो अब क्या करेंगे आप लोग? देखो हमें प्रिंसिपल यहाँ पर कितना 1200 रुपये दिया है, तो आप क्या करोगे? इनका करोगे गुणा, तो 10 दम 100 कितना हो जाएगा? 10 दम 100। इसके अलावा यहाँ पर 11 11 121 कितना हो जाएगा? 11 11 121 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आप यहाँ पे गौर से देखिए, क्या देखेंगे आप? देखेंगे इनके बीच में कितना ब्याज आया। अगर मूलधन हमारे पास 100 रुपये था, अमाउंट 121 हो गया, तो ब्याज कितना मिला भैया? आप कहोगे सर यहाँ पे जो ब्याज मिला है वो मिला है 21 रुपये। कितना मिला है? 21 रुपये। और मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ भैया, 100 का मान जो आप कह रहे हो प्रिंसिपल हमें सवाल में दिया है 1200, अगर 100 का मान यहाँ पर 1200 है, प्यारे दोस्तों अच्छे से समझेंगे, 100 का मान अगर 1200 है तो 1 का मान कितना होगा? आप कहोगे 100 का मान 1200 है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 का मान 12 होगा। तो बताओ ब्याज कितना था? 21। 21 का मान कितना होगा? 21 में सीधा 12 का गुणा कर देंगे, 12 एकम 12, और दोस्तों आगे देखोगे 12 दूनी 24, 1 25। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो ब्याज आएगा वो 252 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 252। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। एक बार फिर से समझ लो। समझना क्या है? मैंने कहा भैया रेशियो, सबसे पहले रेशियो मेथड में आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन आना चाहिए, तो परसेंटेज 10% दिया है, 1/10 होता है। फिर हमने कहा हम क्या करेंगे? मूलधन और मिश्र धन का रेशियो निकालेंगे। पहले साल अगर मूलधन 10 था, एक ब्याज मिलकर के मिश्र धन 11 हो गया, फिर मूलधन 10 था, अगले साल ब्याज मिलकर के 11 हो गया। अब दोनों सालों का हमें क्या दिया है? अमाउंट दिया है, सॉरी माफी चाहेंगे, दोनों सालों का हमें प्रिंसिपल दिया है 1200 रुपये में 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था। तो अगर मेरी भाषा में 2 साल का टोटल अमाउंट 100 आया है, प्रश्न में 1200 दिया है, तो 1 का मान 12 हो जाएगा। और अंतर कितना था? यहाँ पर ब्याज कितना मिला था? 21 मिला था, तो 21 का मान आपका 252 हो जाएगा। अगले पृष्ठ में आ जाओ। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, चलिए कर दीजिए जल्दी से। इसका उत्तर क्या होगा? इसमें भाई लगाते हैं हम लोग बोर्ड मास। क्या लगाते हैं? गौर से सुन लो, क्या लगाते हैं? बोर्ड मास, जो कक्षा 8 9 10 बराबर लगाया है हमने, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन है, बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है? ब्रैकेट सॉल्व होता है, वो भी ब्रैकेट कौन सा? सबसे छोटा वाला, ठीक है। तो अब देखो यहाँ सबसे छोटा है, इतने इतनी सी जगह में ब्रैकेट दिया है। अगर हम इसको काटेंगे ये 15 बार में कट जाएगा, ठीक है। आगे माइनस है, गुणा का 5 हो जाएगा, ठीक है। 15 पना 75 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इतनी सी अगर हम नंबर काट दें, इतने से अगर नंबर काट दें तो ये 75 आ रहा है। माइनस का है, आगे 31 प्लस का है, इन दोनों को घटा लो। इन दोनों को घटाओगे भैया तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 75 31 40 हो जाएगा, यहाँ पर 44 कितना हो जाएगा? माइनस का 44 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का 44 ये आया और ये बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अगर इतनी सी जगह को काट दें और ये यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस करके हम टोटल लिख सकते हैं 72 डिवाइड बाई कितना? बड़ा ब्रैकेट 38, और यहाँ पे माइनस का अंदर हो जाएगा हमारा 30 और प्लस का 44, ठीक है। इस तरह से अब गौर से देखो प्यारे दोस्तों, 30 44 फिर से 74 हो गया, कितना हो गया? 74। आगे माइनस है 38, 38 दूना होता है 76, तो यहाँ पे बच जाएगा कितना? आप कहोगे सर 36 बच जाएगा, ठीक है। 72 और डिवाइड बाई कितना? 36 बच जाएगा, वो भी माइनस का 36 है भाई, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, ये किसका है? माइनस का। तो 72 बटे में
माइनस का 36 कर देंगे तो कटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। प्यारे दोस्तों दिया गया है कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। आगे दोस्तों आपसे बोला गया है 16, 24 और 28 में प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। भाई 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो कितनी होती है, 9999 होती है। ठीक है, और ये क्या इनसे विभाजित है, मुझे बताओ। अगर हमें इनसे विभाजित निकालना है, किससे, 16 से भी विभाजित हो, 24 से भी हो और 28 से भी हो, तो इनका हम क्यों ना एक एलसीएम कॉमन नंबर निकाल लें। ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लें, यानी कि सबसे छोटा नंबर जो तीनों से विभाजित करता हो, तीनों को विभाजित करता हो या तीनों से विभाजित होता हो। तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 4 से काट दो, 4 चौके 16, 4 छः 24 और 4 सते 28। ठीक है, फिर से 4 आया है तो यहाँ पर 7 छंग 42, 42 और दूना 42। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, एक बार फिर से देखते हैं। 2 का कॉमन करेंगे, सॉरी 4 का ही कर लेते हैं यार। 4 अलग है, 6 अलग है, 7 अलग है, इन सभी को करो। 7 छंग 42, 42 और चौके 42 यानी 4 चौके 16, 168 होता है। ठीक है, 168 गुणा 4, 168 गुणा 4, 8 चौके 32 की 2 और यहाँ पर 4 छः 24, कितना हो जाएगा, 4 छः 24 हो जाएगा ना, 4 छः 24, 24 3 27 हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 3 7, 772 आ रहा है यार। 772 क्या काटेगा। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर। इसका एलसीएम कितना आएगा, 16, 24 और 28। प्यारे दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम भाग लगाएंगे 4 से, 4 से सीधा कट रहा है ना, तो 4 चौके 16, 4 छः 24, 4 सते 28। इसके बाद अब 2 से लगा लेते हैं। 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 2 से गड़बड़ कर दी थी मैंने वहाँ पे। 2 से लगाएंगे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपका 3 सते 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 चौके 336, कितना हो जाएगा, 84 चौके 336 ही होगा। जल्दी से बताओ, 336 ही होना चाहिए यार। 84 देखो कर लेते एक बार, 84 गुणा में 4, 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32, 32 1 33, हाँ 336 होगा। देखो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा इन संख्याओं का वो 336 आएगा, यानी कि 16, 24 और 28 से जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कटेगी वो उनके एलसीएम से भी कटेगी। किससे, एलसीएम से भी कटेगी। और एलसीएम आ रहा है 336। ठीक, कितना आ रहा है, 336। एक मिनट इसको नीचे लिखते हैं। एलसीएम जो आ रहा है वो कितना, 336। तो ये 336 से कटने वाली संख्या इन ऑप्शन की आपकी सही हो जाएगी। बोलो, अगर 4 अंकों की संख्या जो है बड़ी से बड़ी वो 16 से कट रही है, 24 से कट रही है, 28 से कट रही है, तो 336 से भी कटेगी। और अगर आप गौर से देखें भैया, 336 में क्या है, 336 में यानी 112 गुणा 3 इस तरह से लिखा है। और जो संख्या 3 से कटेगी वो मतलब क्या है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। बोलो, ऑप्शन बाई ऑप्शन न देखें तो अगर हम वो देख लें, क्या बोलते हैं इसको, विभाज्यता का नियम देख लें, तो प्यारे दोस्तों 3 से कटेगी जो संख्या वो प्यारे दोस्तों इन सभी से कट जाएगी। बताओ, 3 से जो कटेगी वो इन सभी से कटेगी। तो हम क्या करते हैं, सीधा का सीधा शॉर्ट ट्रिक करने के लिए 3 का अंकों का योग देख लेते हैं। 3 3 का 9, 9 कट जाएगा, 4 1 5, ये 5 बच रहा है, नहीं कटेगा। ठीक है, 9 7 16, 16 4 20, 4 24, 9 7 16 4, 9 7 16 4 20, 20 4 24, ये कट सकता है। ठीक है, ये वाली कट सकती है। आगे 9 7 16, 16 6 22 4 26, तो 26 तो कटता ही नहीं है। ठीक है, कटता ही नहीं है। आगे 9 8 17, 17 6 23, 23 4 27। ठीक है, कुछ हो रहा है क्या, ये 27 ये भी कट सकता है। ठीक है, 27 भी कट सकता है। चलिए इसको एक दूसरे विधि से देखते हैं। देखो साथियों, यहाँ पर अगर हमने 3 से काट के देखा है तो हमारे 2 ऑप्शन आए। कौन कौन से आए, एक तो प्यारे दोस्तों हमारे पास आया 97 44 जो कि कट सकता है, और दूसरा ऑप्शन आया है 98। क्या आया है, एक 97 44 जो कि 3 से कट रहा है, दूसरा ऑप्शन आया है 98 64, ये कट रहा है। इसके अलावा मेरी बात को समझो प्यारे दोस्तों, अगर जो संख्या हमारी यहाँ पे 3 से तो कट चुकी, इसके अलावा अब 112 से भी कटेगी। बताओ, ये 112 से भी कटेगी, और 112 से कटेगी अगर तो 112 का फैक्टर क्या होता है, 28 दूनी 56 दूनी 112 होता है ना, 28 दूनी 56 दूनी 112, यानी कि 28 गुणा में 4, 28 गुणा 4 इस तरह से कर सकते हैं। और अगर हम 28 को देखें, 28 में क्या आता है, 7 चौके 28 आता है। ठीक है, 7 चौके 28, चलिए 28 से ही काट देते हैं सीधा सीधा। 28 से देखेंगे, 28 तिया 84, अगर ऑप्शन नंबर ए को देख रहे हैं, 28 तिया 84, 84 के बाद बच रहा है 13, हो जाएगा 134। 28 पंचे 140 ज़्यादा हो जाएगा, 28 दूनी 56 दूनी 112 सही है।
134 में अगर हम देखते हैं घटा के 112, प्यारे दोस्तों इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा हम लोगों का 26 बच रहा है ना, सॉरी 26 नहीं, यहाँ पे बचेगा 22। अब लास्ट में 44 4 फिर आ जाएगा। अगर हम अब 28 से फिर काटते 3 7 21, 28 7 चौके 7 8 56, ये तो कटेगा नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रही है दया। यहाँ पर 28 से कटेगा क्या, देखिए एक बार देख लेते हैं। 28 पंचे 28 छक्के 7 7 बार में देखते हैं या 8 बार में, 8 बार में कट जाएगा। 28 8 224 होता है शायद, 8 8 64, 8 दूनी 16, 16 6 22, हाँ ये पूरी तरह से कट जाएगा। प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 97 44 है, 97 44 कहाँ पर दिया है, बी नंबर में। बी नंबर का ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जो पूरी तरह से कटेगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो अब बी कट रहा है तो ऑप्शन नंबर डी तो कटेगा नहीं, क्योंकि एक साथ दो ऑप्शन तो सही हो नहीं सकते, ये तो कट जाएगा। और जो उत्तर होगा वो 97 44। देखो एक बार फिर से ज़्यादा लंबा हो गया सवाल, इसको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। 16 है, 24 है, 28 है, इनका जो हमने एलसीएम लिया वो 336 है। प्यारे दोस्तों 336 का अगर आप मल्टीप्लाई 29 में करेंगे तो प्यारे दोस्तों सीधा 97 44 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो वो बेसिक था, वो बताना भी जरूरी था यार, अगर शॉर्ट ट्रिक पहले बता देते तो समझ में नहीं आता। अगले प्रश्न में आ जाओ। प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन एवरेज का अच्छा सा क्वेश्चन है, कह रहा है एवरेज का नहीं है, ये आपका साझेदारी का है। कह रहा है सोहेल 2250 रुपए के से एक कारोबार प्रारंभ करता है, यानी कि जो S4 सोहेल है प्यारे दोस्तों क्या करता है, 2250 रुपए लगा रहा है और एक कारोबार प्रारंभ कर रहा है। जबकि त्रिशला 3 माह बाद कुछ राशि निवेश करती है। त्रिशला क्या करती है, 3 माह बाद कुछ राशि निवेश करती है। अंत में 12 माह पश्चात सोहेल के निवेश से सोहेल और त्रिशला के निवेश का जो लाभ आता है वो प्यारे दोस्तों 25-24 के रेशियो में आता है। तो प्यारे दोस्तों हमें बताना है त्रिशला ने कितना निवेश किया था, तो यहाँ पर गौर से समझो। तो अपने पास एक तो पहली बात सोहेल नाम का लड़का है, उसने पहली बात पैसा कितना लगाया था, 2250। पैसा कितना लगाया था, 2250। कब तक लगा रहा, 12 मास के अंत तक। 12 मास के अंत तक लगा रहा, तो 12 का गुणा कर देंगे, ठीक है। इसके बाद त्रिशला आई, कौन आई, T4 त्रिशला आई। उसने कुछ पैसा लगाया, मुझे नहीं पता, कुछ पैसा लगाया, कितने महीने बाद लगाया, 3 महीने बाद। तो कितने महीने लगा रहा, अगर उसने 3 महीने बाद लगाया, टोटल 12 महीने तक लगा रहा, तो कितने महीने तक लगा रहा त्रिशला का पैसा, तो आप कहोगे सर 9 महीने तक। देखो गौर से समझो, जैसे 12 महीने तक सोहेल का पैसा लगा और 3 महीने बाद व्यापार में शामिल हुई थी त्रिशला, तो भाई पूरे 12 महीने तक टोटल पैसा लगा है, तो 3 महीने बाद आई थी, तो अर्थात 9 महीने तक त्रिशला का पैसा लगा रहा होगा। इसके बाद इनका जो निवेश हुआ है, इसका जो लाभ मिला है वो कितने रेशियो में बटा है, वो प्यारे दोस्तों रेशियो में बटा है 25 और 24 के में। कितने में, 25 और 24 के रेशियो में बटा है, इस बात को याद रखेंगे। तो गौर से समझो प्यारे दोस्तों, 25-24 हो गया। जो सोहेल का लाभ मिला वो 25 और त्रिशला को जो लाभ मिला वो 24। अब बस आपको यहाँ से x का मान निकाल लेना है। तो x के मान के लिए तिरछा गुणा कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, तिरछा गुणा कर सकते हैं। तो आ जाएगा आप लोगों को कितना, 2250 गुणा में 12 और ये 24 ऊपर चला जाएगा, तो 24 यहाँ से हो जाएगा। x बराबर निकाल रहे हैं और यहाँ पे 25 और 9 नीचे आ जाएगा, 9 गुणा 25 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से सीधा काट लीजिए, 25 से काटोगे 25 9 225 हो जाता है और 90 बार में कट जाएगा। 9 को काटोगे 10 बार में सीधा सीधा कट जाएगा। 12 दशारम 120 हो जाता है, ठीक है। 120 गुणा हो जाएगा 24 का। अब 24 0 0, 24 दूनी 48, 24 एकम 24 4 28। तो त्रिशला का जो पैसा था वो कुल कितना था, 2880 रुपये था। 2880 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ये हमारा सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आओ। अगले प्रश्न में बोला है जितेंद्र उमर के द्वारा औसत स्कोर कितना है, 70 है। एवरेज का ये क्वेश्चन है, अच्छा सा देख लेते हैं। जितेंद्र प्लस उमर, इन दोनों का जो एवरेज है वो कितना है, 70 है। तो इनका योग कितना होगा, दोनों के दोनों है तो भैया योग कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। इसके अलावा उमर और श्यामल, यानी कि उमर और श्यामल इन दोनों का जो एवरेज है वो प्यारे दोस्तों 56 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 56 दूनी 112, इनका योग हो जाएगा 112। इसके अलावा श्यामल और जितेंद्र यानी कि एस और जे, इन दोनों का जो एवरेज है वो प्यारे दोस्तों 78 है। और 78 का योग निकालेंगे तो प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा, 78 दूनी होता है 156, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे तो 156 आ जाएगा। अब कह रहा है कि जितेंद्र उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त औसत स्कोर, यानी कि इन सभी का स्कोर ऊंचा है। तो गौर से समझो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जितेंद्र को देखें तो 2 बार है, उमर को देखें 2 बार है, श्यामल को देखें तो 2 बार है। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं 2 जितेंद्र प्लस उमर प्लस श्यामल,
ये मिलाकर के जो एवरेज प्राप्त कर रहे हैं वो इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 6 2 8 और यहाँ पे 5 4 9 1 10 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि इन तीनों ने मिलाकर के जो एवरेज प्राप्त किया है ये कितना है, 2 है। अब दोस्तों यहाँ से ये 2 कहाँ पे चला जाएगा, भाग में, ठीक है। तो आप यहाँ से कह सकते हो, क्या कह सकते हो, जितेंद्र प्लस उमर प्लस श्यामल, ये 3 बंदे हैं, इनका जो एवरेज आएगा वो 408 बटे में, पहली बात तो ये 2 भाग में जाएगा तो कटेगा यहाँ से आ जाएगा आप लोगों का 204, ठीक है, 204। अब दोस्तों इन तीनों का जब हम एवरेज निकालेंगे, बंदे 3 हैं टोटल, इनके पास अंक कितने आए हैं, इनके पास औसत अंक आए हैं 204, तो औसत क्या हो जाएगा, तो 3 बंदे हैं, 204 में भाग लगा देंगे हम कितने से, 3 से भाग लगाओ, 3 18 बचेगा 2 3 8 24, तो इनका जो एवरेज आएगा तीनों का वो 68 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। देखो यहाँ पर एवरेज में क्या होता है, जब भी हमें औसत दिया है तो हम सबसे पहले योग निकालते हैं। जितेंद्र उमर का जो औसत दिया था वो यहाँ पर हमें दिया गया था कितना, 70, तो हमने कहा योग कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। इसके अलावा प्यारे दोस्तों उमर और जो आपका श्यामल था उसका एवरेज था 56, तो योग आया 112। श्यामल और जितेंद्र का कितना था, 78। इन दोनों को जब निकाला 156, तीनों को जोड़ा, 2 से भाग लगाया, क्यों, क्योंकि प्यारे दोस्तों 2 बार तीनों लड़के आ रहे थे। तो अब हमारे पास जितेंद्र उमर और श्यामल का 204 टोटल अंक प्राप्त हुए। इसके अलावा एवरेज निकालना, 204 बटे 3 लड़के हैं, भाग लगा देंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। 92 नंबर में बोला किसी वस्तु पर 23% और 9% की हानि के बीच का जो अंतर है वो प्यारे दोस्तों कितना है, 928 रुपये है। यह विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, गौर से समझो प्यारे दोस्तों। यहाँ पर लाभ क्या है, लाभ प्यारे दोस्तों आप लोगों का 23% है, और हानि, लाभ हमेशा प्लस में होता है, और हानि पूछा है कितनी है, हानि प्यारे दोस्तों यहाँ पर 9% की है। बोलो, हानि 9% की है, और इनके बीच का जो अंतर है, अंतर ये घटाना है इसीलिए लगाया मैंने, हानि 9, लाभ हमारा 23%, गौर से समझो, 23 प्लस में होगा, लाभ हमेशा प्लस में, हानि क्या हो जाएगी माइनस में। इन दोनों के बीच का अंतर यानी कि ये जो डिफरेंस है ये कितना है प्यारे दोस्तों, 928 है, 928। तो आप यहाँ से कह सकते हो 23 और 9 ये दोनों हो जाएंगे प्लस के, 23 9 हो जाएगा आपका 32, 32 का मान दिया है 928। अब यहाँ से काट सकते हो, 32 का कितनी बार में कटेगा, कह सकते हो कि 1 मिनट, यहाँ पर अगर काटोगे तो 32 का सीधा कट सकता है क्या, 32 320 10 बार में हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक छोटे छोटे से काट लेते हैं, 4 से काटते हैं। 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ठीक है, 232 हो जाएगा, 4 8 32। अब 8 से सीधा कटेगा, 8 दूनी 16, बचेगा कितना, 8 दूनी 16 बचेगा 7 8 9 72, ठीक है, 8 से सीधा कट रहा है, 8 दूनी 16 8 9 72, एक का मान जो होगा 29 आएगा। तो पूछा विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि 100% का मान पूछ रहा है। हमेशा लाभ और हानि जो होती है वो कितने पर होती है, वो प्यारे दोस्तों आप लोगों की 100% पर होती है। तो 100% का मान, अगर 1% का मान जो आया है वो 29 है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 2900 हो जाएगा। बोलो भाई, 2900 हो जाएगा, 2900 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो लाभ जो होता है वो 100 प्लस होता है, बताओ लाभ 100 प्लस होता है, जबकि हानि क्या होती है, 100 माइनस होती है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो लाभ 123 हो गया, और हानि कितनी हो गई, 100 में से क्या हुआ है, 9 गया तो 91। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही तो दिया है हमें 928, बताओ यही तो हमें 928 दिया है। तो यहाँ पे अंतर लोगे तो ये भी 32 आएगा, वही से फिर प्रक्रिया वही करनी पड़ेगी, 928, एक का मान 29 निकालोगे फिर 2900 आएगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही प्यारे दोस्तों, उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक बार से बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए आपका अपना परिवार, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।